हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास सिक्स का एसएसटी और एसएसटी का सिविक्स से क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, चैप्टर दूसरा है सामाजिक भेदभाव। जी हाँ दोस्तों, पहले हम सामाजिक भेदभाव सेकेंड चैप्टर को देख लेते हैं, उसमें कौन कौन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर देखेंगे 3 और फिर 4 को देखेंगे। आज इस वीडियो में 3 चैप्टर रहेंगे दोस्तों, सेकेंड, थर्ड एंड 4। तो दोस्तों बने रहिए पूरी वीडियो तक। अगर आप 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सारे सवाल हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे है सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह में क्या भराएगा? एक नंबर में सामाजिक, दूसरा में भौगोलिक, तीसरा में दलित और चौथा में व्यावसायिक। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित के रूप में जाना जाता है। ये जो है दलित से थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। आप नोट करते जाएं और सभी प्रश्न के उत्तर याद कर लें, क्योंकि जितने सारे सवाल हैं एक भी सवाल को आप ना छोड़ें। एक वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, तभी आपको पूरी वीडियो का मज़ा आने वाला है। दोस्तों आज का बहुत ही मज़ा आएगा आज का वीडियो में। दोस्तों बने रहिए पूरी वीडियो तक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण है। देखिए दोस्तों, समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव, जो भी सवाल का मैं जवाब बताऊंगा समझा के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में सही उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे है, रूढ़िवादी धारणा, दूसरा परिश्रम, तीसरा अपनापन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो समाज के विभिन्न लोगों के बीच भेदभाव किसके कारण होता है? रूढ़िवादी धारणा के कारण होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही जवाब होगा, रूढ़िवादी धारणा। अब रूढ़िवादी धारणा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। रूढ़िवादी धारणा क्या होता है? जो हमारे अंदर जो छोटी धारणा होती है, हमारी जो सोच जो होती है वो छोटा होता है। जैसे कि लड़कियों का कार्य अलग है, लड़कों का कार्य अलग है, लड़की लोग ये कर सकती है, ये काम नहीं कर सकती है, लड़के लोग ये कर सकते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए, ये वगैरह वगैरह जो भी हमारे मन में जो धारणा बनती है वो रूढ़िवादी धारणा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गाँव में लोगों में होता है। देखिए गाँव में लोगों में क्या होता है? आराम पसंद, अलहड़पन, पिछड़ापन, इनमें कोई नहीं। देखते हैं चारों में से सही जवाब क्या होगा। तो गाँव के लोगों में क्या होता है? पिछड़ापन होता है। दोस्तों यहाँ पे होगा पिछड़ापन, इस खाली जगह में होगा पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, पिछड़ापन होता है गांव के लोगों में। अगला है, ईरा सिंघल किस बीमारी से पीड़ित हैं? ईरा सिंघल जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, किस बीमारी से पीड़ित हैं? पहला पैरालिसिस, दूसरा स्कोलियोसिस, तीसरा थायसिस और 4 में अस्नोफिलिया। दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं, ईरा सिंघल जो थे वो स्कोलियोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अस्पृश्यता अथवा छुआछूत क्या है? देखिए यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह है। अस्पृश्यता अथवा छुआछूत, अस्पृश्यता का ही मतलब छुआछूत होता है। ये क्या है? एक अपराध है या वरदान है या श्रेष्ठता या अधिकार है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अपराध। अस्पृश्यता अथवा छुआछूत एक अपराध है। अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसे कानून जो है सो दंड देने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन देखते हैं, एक दलित नेता, एक समाज सुधारक, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर। दोस्तों राजा राम मोहन राय क्या थे? एक समाज सुधारक थे, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए हैं, क्या हैं? पहला परतंत्र, दूसरा गणतंत्र, तीसरा स्वतंत्र, चौथा भिड़तंत्र। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा स्वतंत्र। मीन्स कानून हमें
अपने अपने जो भी भाषाएं हमारी हैं उन भाषाओं को बोलने और सीखने का हम स्वतंत्र हैं, हमें आज़ादी है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में है क्या है? श्रेष्ठ है या समान है या अपराधी है या दिव्यांग है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा समान है। भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी नागरिक हो, कानून की नज़र में सभी समान हैं। यहाँ पे समान भराएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, हमारा देश एक है क्या है? धर्मनिरपेक्ष है? हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है या न्यायप्रिय है या धर्मांध है या रूढ़िवादी है, क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, किस काल में जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था? किस काल में जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था? आधुनिक काल, दूसरा प्राचीन काल, तीसरा पौराणिक काल, चौथा वैदिक काल। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अगला चैप्टर है 3rd नंबर का, डायन कुप्रथा। देखिए दोस्तों, डायन कुप्रथा अधिकतर, डायन कुप्रथा जो अधिकतर अशिक्षित समाज में देखने को मिलता है और विशेषकर गांव में देखने को मिलता है। आप सभी जानते होंगे गांव में लोग किसी भी औरत को डायन कह के उसको जो है सो मतलब सामने में तो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे पीछे बोलते हैं कि फलाना जो है वो डायन है, ऐसे वैसे मतलब बोलते हैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए और एक जो है अंधविश्वास है, कुप्रथा है दोस्तों। तो उसी के विषय में कुछ क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायन विद्या का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? फर्स्ट है व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए, और यहाँ पे है और व्यक्ति को ज्ञानी बनाने के लिए। तो दोस्तों डायन विद्या का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति को नुकसान अगर पहुंचाना है तो डायन विद्या का प्रयोग होता है। ये ऐसा माना जाता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं, एक अंधविश्वास है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुप्रथा एक अंधविश्वास है। देखिए कुप्रथा एक अंधविश्वास है, अभी हम आपको बताए थे अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास क्या है? तो डायन, दूसरा में बहुविवाह, तीसरा में सती और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुविवाह अभी तो ख़त्म ही हो गया है और सती प्रथा भी ख़त्म है, तो यहाँ पे एक ये तो होगा ही नहीं, तो क्या बच जाता है आपका? डायन बच जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा डायन, यानी डायन जो है एक कुप्रथा है जो कि एक अंधविश्वास है। ठीक है, आगे देखते हैं 3rd नंबर का, डायन कुप्रथा की समस्या अक्सर किन क्षेत्रों में मिलती है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है दोस्तों। ऑप्शन है शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, महानगर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। डायन कुप्रथा की जो समस्या अक्सर कहाँ पे देखने को मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान कब बना? ठीक है, डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान कब बना? ऑप्शन है यहाँ पे 2005, 1995, 2001 और 2008, इन चारों में कौन होगा? तो दोस्तों डायन प्रथा का जो समाप्त करने के जो कानूनी प्रावधान है वो आपका बन गया 2001 में बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती भाषा में डायन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजराती भाषा में डायन को किस नाम से जाना जाता है? एक पिशाच, दूसरा डाकिन, तीसरा दयान और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा डाकिन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा। याद रखिएगा गुजराती भाषा में डायन को डाकिन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा डाकिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घेर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा में डायन को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में डायन को, जैसे आपने गुजराती भाषा बोला था, गुजराती भाषा में डाकिन बोलते हैं, और कन्नड़ भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पिशाच, डाकिन, दयान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा पिशाच। कन्नड़ भाषा में डायन को पिशाच के नाम से जाना जाता है और ये था आपका गुजराती भाषा में डायन को डाकिन के नाम से जाना जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, गुजराती भाषा में देखिए डाकिन और कन्नड़ भाषा में पिशाच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं
चैप्टर नंबर 4 में हमारा संविधान, इसके विषय में कुछ क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। हमारा संविधान यहाँ भी है, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन एन माधवराव, टी कृष्ण माचारी, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सारे सवाल जो आप अभी देख पा रहे हैं ये आपके जो विद्यालय का एग्ज़ाम है परीक्षा, उसमें तो देखने को मिलेगा ही, प्लस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सी टेट, जे टेट, जितने भी तरह के टेट होते हैं, SSC होते हैं, UPSC होते हैं, सब किसी में न किसी में ये जो है आपका इस तरह के सवाल SST वाले आपको देखने को अवश्य मिलते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। और ये सब एक तरह का GK ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, स्किप ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा एन माधव राव। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष याद रखिएगा, एक होता है अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष, दोनों में आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष जो थे कौन थे? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा KL मुंशी, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था देखते हैं। पहला एक बहुदलीय, दूसरा एक दलीय, तीसरा द्विदलीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में बहुत सारे दल हैं और कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय दल हैं और बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं और जो है सो आपका स्टेट लेवल पर है, राज्य स्तर पर है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दल हमारे भारत में हैं तो ऑप्शन होना चाहिए पहला ही बहुदलीय, एक नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को कौन तय करता है? पहला कानून, दूसरा निर्णय, तीसरा संविधान, चौथा गठन। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा संविधान। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को वहाँ का संविधान तय करता है। अगला सवाल है, किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे? कौन सा योजना के अनुसार? तो पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ पे होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी। देखिए दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन क 15, तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला में है 15, दूसरा में 20, तीसरा में 12, चौथा में 8। तो दोस्तों संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15। याद रखिएगा 15 महिलाओं ने भाग ली थी संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, संविधान सभा को भी कहा जाता है, संविधान सभा को क्या कहा जाता है? विशाल भारत, लघु भारत, विश्व गुरु, आंचलिक भारत। तो साथियों यहाँ पे दोस्तों आप याद रखिएगा संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1947, दूसरा 1949, तीसरा 1946, चौथा 1950। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा 1950। याद रखिएगा झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का अंतिम सवाल देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में से अंतिम सवाल है, बाकी और भी कुछ सवाल है जो आपको हम अभी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रथम सांसद कौन बने थे? बाबू जगजीवन राम, बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। चारों में से कौन होगा सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा बाबू राम नारायण सिंह। ये जो थे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रथम सांसद बने थे। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो तीनों चैप्टर से मिक्स है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम इस वीडियो में आपके बीच लाए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो तीनों चैप्टर से मिक्स है, मिला हुआ है, अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
तो पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं, तेलुगु भाषा में डायन को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तेलुगु भाषा में डायन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दोस्तों, डायरेक्ट आंसर मैं दे दिया हूँ, बट ऑप्शन के रूप में एग्जाम में आ सकता है, तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखिए, है ना। तो साथियों यहाँ पे आंसर होगा दयान, इसका सही जवाब होगा दयान। देखिए दयान है ना। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अशिक्षित लोग क्या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, वे लोग क्या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, कौन सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, यानी कि लोगों के सामने में रखते हैं। तो वो होगा दोस्तों मिथ्यापूर्ण तथ्यों को। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब होगा मिथ्यापूर्ण तथ्यों को। देखिए आपका मिथ्यापूर्ण तथ्यों को क्या करते हैं, वो बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने में रखते हैं। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों, डायन कहकर किसी महिला का मानसिक या शारीरिक शोषण करने वाले व्यक्ति को कितने माह की सजा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महिला को डायन अगर कहकर किसी भी महिला का मानसिक अथवा शारीरिक शोषण किया जाता है, तो जो करते हैं उस व्यक्ति को कितने माह की सजा का प्रावधान, यानी कितने माह का सजा उसको मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 माह की सजा और 2000 रुपया, है ना, अलग से लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों आंसर 6 माह या 2000 रुपये जुर्माना यहाँ पे लगेगा। आंसर देख पा रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आंसर देख सकते हैं आप, 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। इसका जवाब हो जाएगा 7 सदस्य। ठीक है, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी और एक अस्थायी, आपको अभी अस्थायी वाला शायद अभी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको याद है तो बताइए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ये भी हम देख चुके हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको वहाँ भी देखा गया और यहाँ भी देखा गया। ठीक है, आंसर तो आप देख चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता था उनको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। देखिए दोस्तों, आपका आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, मरांग गोमके किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरांग गोमके किसे कहा जाता है। दोस्तों मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, जो कि एक आदिवासी नेता थे। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए आंसर जयपाल सिंह मुंडा। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था। देखिए दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था। तो अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, यहाँ पे क्वेश्चन शायद गलत मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे अस्थायी होगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, अस्थायी नहीं होगा, यहाँ पे अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी वाला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी, और यहाँ पे अध्यक्ष होगा, सदस्य नहीं होगा, अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, आपको ये बताना है। गलत से लिखा गया, अस्थायी सदस्य गलती लिखा गया है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा और अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी।
मूल संविधान मतलब जिस समय संविधान हमारा बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस समय थी। आगे अगला सवाल, आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था। तो सही जवाब होगा दोस्तों 1939 में इसका गठन किया गया था। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बस इतना ही है, 15 नहीं है दोस्तों, 14 तक ही है। दोस्तों आज हमने सिविक्स का क्लास 6 आपका है, ये क्लास 6 सिविक्स का यानी SST इसको बोल सकते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर, 3 चैप्टर का हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को हमने देख लिया और कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें भी हमने देख लिया। तो दोस्तों आज आपका 3 चैप्टर मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सभी साथियों में शेयर कर दें। और अगर हाँ अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, मीन्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आएगी उसके पहले नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।